आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पाठ है अशोक के फूल और इसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज हम लोग इस पाठ के इस गद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, आपको पता है कि आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से गद्यांश दिया रहता है और गद्यांश के नीचे इस तरह से 5 प्रश्न दिए रहते हैं। आपको गद्यांश पढ़ना होता है और गद्यांश को पढ़ करके ही इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, क्योंकि इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाता है। कहीं बाहर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए, अब हम लोगों को क्रमशः एक एक प्रश्न पढ़ना है और इनका उत्तर लिखना सीखना है। लेकिन सबसे पहले हम लोग पूरे गद्यांश की व्याख्या को समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इन सभी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पूरे गद्यांश को समझ लेते हैं। तो देखिए, इस गद्यांश में है क्या कि जो लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वो अशोक के फूल के खिलने और उसके विलुप्त होने का वर्णन कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो लेखक हैं वो अशोक के फूल का हमारे साहित्यों में आने, सम्मान पाने और फिर अचानक हमारे साहित्यों से चले जाने, गायब हो जाने का वर्णन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, अब आ जाइए लाइन पर और देखिए। तो लेखक कहते हैं, अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान झम से मतलब अचानक से, ठीक है, झम से रंगमंच पर। अब यहाँ पे रंगमंच हीरो के लिए तो रंगमंच हो गया, लेकिन हमारे अशोक के फूल के लिए साहित्य रूपी रंगमंच या साहित्य के रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत माने प्रभावित करके अचानक से, खप से, अचानक से निकल जाता है। पूर्ण विराम आ गया। तो चलिए इतने की व्याख्या को समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो लेखक है वो अशोक के फूल की तुलना अभिनेता से करता है, एक हीरो से करता है और कहता है कि ये जो अशोक का फूल है ये किसी कुशल यानी जो बहुत अच्छा हो, जो अभिनय करने में बहुत कुशल हो, ऐसे अभिनेता के समान झम से साहित्य के मंच पर आता है और दर्शकों को अपने प्रभाव से प्रभावित करके और अचानक फिर चला जाता है। फिर से इसको समझिए। देखिए, लेखक यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे कोई कुशल अभिनेता होता है, वो रंगमंच पर आता है, अपना रोल अदा करता है और अपने रोल से जो दर्शक होते हैं उनको प्रभावित करता है, और जैसे ही उसका रोल समाप्त हो जाता है, वो चला जाता है, उसी तरह से ये अशोक का फूल भी किसी अभिनेता की तरह, किसी हीरो की ही तरह अचानक से साहित्य के रंगमंच पर आता है और उसके दर्शकों को, उसके पढ़ने वालों को प्रभावित करता है और फिर अचानक से निकल कर के चला जाता है। फिर अचानक से वो हमारे साहित्यों से गायब हो जाता है। आगे चलिए देखते हैं। अब आगे लेखक कहते हैं, क्यों ऐसा हुआ, यानी जो अशोक का फूल है वह साहित्य के मंच पर आया और फिर अचानक से चला गया, ऐसा क्यों हुआ। लेखक स्वयं से प्रश्न पूछते हुए विचार करते हैं। फिर लेखक कहते हैं कि कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अब लेखक विचार करते हुए कहते हैं, जो कंदर्प देवता है यानी जो कामदेव हैं, उनके 5 बाण हैं और जो 5 बाण में बाकी 4 बाण हैं, उनकी कदर, उनकी इज्जत, उनकी महिमा, उनका आकर्षण आज भी कवियों की दुनिया में पहले जैसे था वैसे आज भी है। यानी आज भी कवि उन 4 बाणों का वर्णन अपने साहित्यों में करते हैं, उनकी महिमा में कोई भी कमी नहीं आई। अब आगे वो चारों बाण के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जो अरविंद है, जो कमल है, उसको किसने भुलाया, अर्थात किसी ने नहीं भुलाया। आज भी जो कवि हैं वो कमल की खूब चर्चा करते हैं अपने साहित्यों में, अपने साहित्यों में उसके सौंदर्य का वर्णन करते हैं। किसका, जो काम देवता हैं उनके पहले बाण कमल का, अरविंद का। फिर आगे कहते हैं, आम कहाँ छोड़ा गया, यानी आम को भी कवियों ने नहीं छोड़ा। आम की जो मंजरियाँ हैं, आम के जो बौर हैं, उन पर आधारित साहित्य आज भी आपको बहुत मिल जाएंगे। यानी आम की भी कोई इज्जत कम नहीं हुई। जो उनका दूसरा बाण आम का फूल है, कहते हैं इसकी भी कोई इज्जत कम नहीं हुई।
और कहते हैं जो नीलोत्पल है यानी जो नील कमल है, इसकी माया को कौन काट सका, यानी नील कमल जो तीसरा बाण यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं इसकी महिमा भी कम नहीं हुई, इसका आकर्षण भी कम नहीं हुआ। फिर आगे कहते हैं कि जो चौथा बाण है फूल वाला नवमल्लिका यानी चमेली, कहते हैं इसका भी जो है, इसके बारे में कहते हैं कि नवमल्लिका की अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी नहीं थी। इस बात को समझिए। देखिए कहते हैं कि कमल की के सम्मान में कोई कमी नहीं आई, आम के सम्मान में कोई कमी नहीं आई, नील कमल के सम्मान में कोई कमी नहीं आई, लेकिन कहते हैं कि जो ये नवमल्लिका है न तो इसकी पहले इज्जत थी न अभी उतनी इज्जत है, यानी इसके ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जितनी इज्जत पहले थी उतनी आज भी है। ठीक है, कहते हैं कि किंतु उसकी इससे अधिक कदर यानी इज्जत कभी नहीं थी। किसकी? नवमल्लिका की। तो आज भी नहीं है भाई, जिसकी इज्जत कल नहीं थी आज भी नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आगे क्या कहते हैं? आगे लेखक कहते हैं भुलाया गया है अशोक। अब भुलाया किसको गया? अशोक के फूल को, उनके पांचवें बाण को भुला दिया गया। अब लेखक आगे कहते हैं कि मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। इस लाइन को ऐसे ही उतार दीजिए, क्योंकि इस लाइन के कई अर्थ निकलते हैं, तो ऐसे में हम इस लाइन को ऐसे ही नहीं उतार देंगे। ठीक है, मेरा मन उमड़ घुमड़ कर मतलब घूम घूम कर बार बार भारतीय जो रस साधना के पिछले 1000 वर्षों पर ही बरस जाना चाहता है, इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, अब आगे कहते हैं क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज़ थी? क्या ये जो अशोक का जो मनोहर पुष्प था, मन को हरने वाला था, मन को आकर्षित करने वाला जो फूल था, क्या ये भूलने की चीज़ थी जो हमारे साहित्यकारों ने, हमारे कवियों ने भुला दिया? लेखक को बहुत कष्ट है इस बात से। आगे कहते हैं सहृदयता का क्या लुप्त हो गई थी? क्या लोगों के अंदर सहृदयता नहीं थी जो लोगों ने अशोक को भुला दिया? अरे कुछ तो उनके अशोक के प्रति उनका लगाव होगा, कुछ तो उसके ऊपर उनको दया आती होगी, लेकिन नहीं। कहते हैं उनकी जो सहृदयता थी शायद वो भी लुप्त हो गई थी, इसलिए जो है कवियों ने अशोक को भुला दिया। आगे क्या कहते हैं? कविता क्या सो गई थी? यानी क्या कविताओं का बनना बंद हो गया था? जो अशोक का फूल भुला दिया गया, अशोक का फिर साहित्यों में वर्णन नहीं हुआ। फिर आगे कहते हैं फिर कहते हैं नहीं। सवाल करते हैं कि क्यों भुला दिया गया, फिर कहते हैं नहीं, ये सब कारण तो नहीं हो सकता, यानी इनकी सहृदयता नहीं कम हुई है। ठीक है, कहते हैं ना, मेरा यह मन सब मानने को तैयार नहीं है, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानूंगा। अब आगे क्या कहते हैं? जले पर नमक तो यह है कि, बहुत प्यारी लाइन है, इस गद्यांश की सबसे प्यारी लाइन। कहते हैं कि जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा, याद भी किया तो अपमान करके। इस लाइन को समझिए। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जले पर नमक तो यह एक मुहावरा है, जले पर नमक छिड़कना, यानी कोई बहुत परेशान हो आप उसको और परेशान करिए। तो एक तो लेखक यहाँ पर ये परेशान है कि हमारा जो अशोक का फूल था उसको साहित्यकारों ने भुला दिया, उसका सम्मान कम कर दिया। अब दूसरा क्या हुआ? कहते हैं एक घटना और घटी कि कहते हैं कि जो तरंग से युक्त पत्ती वाला, देखिए हमारे तरफ जो अशोक आपने देखा होगा, आपकी स्कूलों में लगा होगा, तो आम की तरह ऐसे उसकी पत्तियां ऐसे दोनों तरफ ऐसे ऐसे रहती हैं, तरंगायित रहती हैं। तो वही कहते हैं कि उत्तर भारत वालों ने तो और गजब कर दिया, यानी कहते हैं कि एक निफूले पेड़, देखिए हमारे तरफ जो अशोक होता है वो फूल उसमें नहीं लगते, दिखाई देते हैं। तो कहते हैं कि उत्तर भारत में एक पेड़ था जिसमें फूल नहीं लगते थे, उसमें फूल ही नहीं लगते थे, तो उत्तर भारत वालों ने उसको नाम दे दिया अशोक। बात को शायद आप समझ रहे हो कि जिसको हम लोग अशोक कहते हैं, लेखक उसको अशोक नहीं कहता है, लेखक का कोई दूसरा अशोक है। बात को समझिए जरा सा। लेखक कहता है कि जले पर नमक तो ये है कि एक तो मेरे अशोक के फूल का सम्मान कम हो गया, और ऊपर से जो उत्तर भारत के लोग हैं, एक ऐसा पेड़ है जिसमें फूल नहीं लगते और लोगों ने उसको अशोक कह दिया, और अशोक का नाम दिया, तो ऐसे पेड़ को जिसमें फूल ही नहीं लगते, इस तरह उसका बहुत अपमान किया लोगों ने। तो कहते हैं कि एक तो उसका सम्मान कम हुआ, ऊपर से उत्तर भारत वाले लोगों ने
एक ऐसे फूल को अशोक का नाम दे दिया जो कि फूलता ही नहीं, उसमें कोई मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है। यानी अशोक का जो जो लेखक का अशोक है वो दूसरा है, और जो उत्तर भारत के लोग यानी हम लोग जिसको अशोक कहते हैं वो दूसरा है। मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ, आप समझ लेंगे। लेखक कहता है कि जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित पत्र वाले निफूले पेड़ को, जिसमें फूल ही नहीं लगते, ऐसे ऐसे पेड़ को सारे उत्तर भारत के लोगों ने अशोक कहा, यानी सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। वो कहते हैं कि अशोक को याद भी किया लोगों ने तो अपमान करके मतलब ऐसे पेड़ को अशोक कहा जिसमें फूल ही नहीं लगते हैं। यानी लेखक के कहने का तात्पर्य है कि भाई जब आपके यहाँ अशोक नहीं था वो वाला तो आप अशोक कहते ही नहीं, या कहते तो किसी अच्छे पेड़ को कहते, आपने निफूले पेड़ को क्यों कह दिया। देखिए बात यही है, ठीक है, यही इसकी व्याख्या है। लेकिन अब प्रश्न कौन कौन से हैं, चलिए हम लोग हल करना सीखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपसे कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। आप सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, और पहला प्रश्न लिखने से पहले आपको संकेत लिखना है। जो गद्यांश आप हल करेंगे उसके शुरू का और डाट डाट करके अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे। पहले प्रश्न ने कहा था संदर्भ लिखिए, तो हम नंबरिंग करेंगे, हेडिंग डालेंगे संदर्भ और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अशोक के फूल नामक निबंध या शीर्षक, कोई एक कह सकते हैं या दोनों कहिए तो मेरी तरह कहिए, एक को कोष्ठक के अंदर एक को बाहर, ठीक है, निबंध शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका ये उत्तर पूरा हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि कामदेव के 5 पुष्प बाण कौन कौन से हैं। तो मैंने पांचों आपको बताया था, आपको याद होगा। अब लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए आप फिर से जो है नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे कामदेव के 5 पुष्प बाण निम्नलिखित हैं। अरविंद, आम का फूल, नीलोत्पल यानी नीला कमल नीलकमल, नवमल्लिका यानी चमेली, और पांचवा जो है अशोक का फूल। ये उनके 5 बाण हैं जो कामदेव अपने तर्कस में रखते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है अशोक का फूल रंगमंच पर किसकी तरह आता है। तो मैंने बताया है अभिनेता की तरह। अब लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। तो देखिए आप लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे अशोक का फूल रंगमंच पर एक कुशल अभिनेता की तरह आया है, ठीक है, और आपका ये उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है लेखक ने जले पर नमक छिड़कना किस घटना को कहा है। तो देखिए मैंने बताया था कि जो लोगों ने एक पुष्प रहित पेड़ को जिसमें फूल ही नहीं लगते, उत्तर भारत के लोगों ने उसको अशोक कह दिया, जबकि वो अशोक है नहीं, ऐसा लेखक का मानना है। तो कहता है लोग, एक तो उसके फूल का सम्मान खत्म हुआ और लोगों ने एक पेड़ को अशोक का नाम दिया, तो ऐसे पेड़ को दे दिया जिसमें फूल ही नहीं लगते। इसी घटना को वो कहते हैं कि जले पर नमक छिड़कना। अब लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। तो देखिए आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे लेखक ने एक तरंगायित पत्तियों वाले निफूले यानी पुष्प रहित पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहे जाने की घटना को जले में नमक छिड़कना कहा है, और इसका उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए पहले देख लेते हैं रेखांकित अंश कहाँ पर है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा रेखांकित अंश, यहाँ से रेखा खींची गई है और यहाँ तक रेखा खींची गई है, इतने की व्याख्या हम लोगों को लिखनी है। तो मैंने जैसे बताया है वैसे लिखा है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, नंबरिंग करेंगे और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल के खिलने और लुप्त यानी विलुप्त होने की घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, इतना मैंने अपने से जोड़ा है। अब लाइन की व्याख्या है, कहते हैं कि यहाँ तक जोड़ा है, कहते हैं कि अशोक का फूल साहित्य रूपी मंच पर एक कुशल
एक कुशल अभिनेता की भांति प्रकट होता है और देखने वाले को अभिभूत यानी प्रभावित, दोनों मैंने लिख दिया है, प्रभावित करके अचानक ही खप से यानी अचानक ही चला जाता है। आगे लेखक कहते हैं चला जाता है अर्थात गायब हो जाता है। फिर लेखक कहते हैं कि लेखक स्वयं से प्रश्न करता हुआ कहता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। चलिए आगे देखते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अशोक का फूल ही लुप्त क्यों हुआ? कवि आज भी कंदर्प देवता अर्थात कामदेव को पहले की ही तरह जोड़ लीजिए, पहले की ही तरह स्मरण करते आ रहे हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, कमल के फूल को कोई नहीं भूला, आम भी नहीं भुलाया गया, नीलोत्पल की महिमा यानी उसका आकर्षण भी कम नहीं हुआ। यहीं तक रेखा खींची गई थी और आपका रेखांकित अंश भी पूरा हो जाएगा।